नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। परमेश्वर जी बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं भाई, जी सर। क्यों? कोई खास बात? कोई अच्छा खा के आए हो क्या? लड्डू वड्डू खा लिए तो हमें भी खिला दो भाई। नहीं सर, खाके तो कुछ भी नहीं आए, तो बस यूं ही। अच्छा, मुस्कुरा रहा हूँ ऐसे। चलिए, ये बताइए, कहते हैं कि मुस्कुराना चेहरे पे चार चांद लगा देता है। सर मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको आकर्षित करता है, सामने अच्छा। वाले को भी यूं खुशी फील होती है इसलिए। और मुस्कुरान की भी कई प्रकार होती हैं। एक तो होती है अच्छा कुटिल मुस्कान, एक होती है मोहब्बत वाली मुस्कान। कौन सी मुस्कान आप पसंद करेंगे? सर मोहब्बत वाले। तो मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई। समझा नहीं सर, मैं सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आगे आपसे बात करता हूँ। आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में जी सर। किया हुआ है। आपने सन नहीं लिखा, कौन से सन में किया आपने? सर मैंने 2022 में। 2022 में। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? सर मैं सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर हूँ सर। सब इंस्पेक्टर? अच्छा, राजस्थान पुलिस जी में, सर। जो अभी थोड़ा सा अच्छा डिस्प्यूट में चल रहा जी है। सर। चलिए, कोई बात नहीं, अपन उसके ऊपर बात नहीं करते। तो आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में आपने किया हुआ है जी ना? सर। वर्तमान में हमारे देश में राजनीति के कौन कौन से मुद्दे छाए हुए हैं और उसमें सबसे गौण कौन सा है? सर माननीय राज्यपाल का जो तमिलनाडु वाला इशू है, बस मेरे को वैसे बता दे वो। दूसरा? और सर जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, चलिए, वो इशू और सर पॉलिटिकल दृष्टि से अभी उतना हाईलाइट नहीं हो रखा। और सर जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का इशू वो चल तो रहा है। पुरानी बात हो गई। कुछ वक्फ बिल वगैरह का नहीं है हाँ क्या? सर, वो भी चल रहा है। है ना? हाँ सर बिल्कुल। और कौन सा? सर मैं इतने ही याद एक कर। राज्य एक देश एक चुनाव। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन वाला चल रहा वही, है। वो भी चल रहा है ना? और अभी परिसीमन का भी चल रहा है सर। परिसीमन का भी चल रहा है। बिल्कुल। और कुछ सांगा विवाद वगैरह भी कुछ चल रहे हैं, हाँ है ना? ये क्या है, सांगा विवाद क्या है? सर, ये माननीय सांसद जी ने राज्यसभा में एक विवादित बयान दिया था इनके बारे में, कि जो बाबर आया था आक्रमण करने, उसको राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। उसकी वजह से यहाँ पे फिर मुगल वंश जो है वो स्थापित हुआ था। तो वो देशद्रोह करार दिया था इनको, राणा सांगा जी को। तो इस वजह से वो विवादित है सर अभी। आप मानते हैं ये उचित है क्या स्टेटमेंट? सर मेरे हिसाब से हिस्ट्री तो पढ़ी आपने, हाँ राजस्थान सर, की हिस्ट्री है तो। बिल्कुल सर। हाँ। सर ये स्टेटमेंट उन्होंने केवल एक बाबरनामा में ही लिखा हुआ है कि इब्राहिम लोदी जो था उसको हराने के लिए जो मेवाड़ के महाराणा थे सांगा, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था। लेकिन उस समय की जो अन्य किताबें हैं या जो इतिहास की दूसरी किताबें, उनमें इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता सर। और इसके अलावा सर राणा सांगा जो थे उन्होंने पहले ही इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे वो 2 युद्धों में। तो मुझे नहीं लगता सर वो केवल इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करें। अच्छा अच्छा, चलिए, ये बताइए, अंग्रेज भारत में 200 साल रह के गए, जी सर। ठीक है ना? उनका प्रादुर्भाव कब हुआ और उनका यहाँ से गमन कब हुआ? सर उनका आगमन सर थॉमस रो ने जब जहांगीर से अनुमति ली थी व्यापार की, तब से शुरू हो गया था। और शुरुआत में सर बंगाल से शुरू हुआ था व्यापार करने से। और उसके बाद सर उनका जो अंतिम रूप से गए थे वो गोवा से गए थे सर, पुर्तगाली। अच्छा, तो भारत की आजादी के बाद में अंग्रेज चले नहीं गए थे क्या? नहीं सर, पुर्तगाल वो गोवा में पुर्तगाली थे, और कुछ फ्रेंच बस्तियां भी सर इंडिया में थी उस समय तक। अच्छा, तो ब्रिटिश और फ्रेंच और पुर्तगाल में अंतर रहा। जी सर। ओके, ब्रिटिशर्स ने या तो पुर्तगीज ने और कौन कौन सी टेरिटरी पे अपना अधिकार कर रखा था? सर इंडिया के अलावा वो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। दमन एंड दीव? दमन दीव में भी थे, गोवा में थे। और इसके अलावा जो फ्रेंच थे वो सर वेस्ट बंगाल में चंद्रपुर था, और ये पुडुचेरी था, यहाँ भी थे सर। वेरी गुड। ये बताइए, ये जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जी सर। ये प्लासी जगह कहाँ पे और वर्तमान में उसका क्या नाम है और उसका भारतीय इतिहास में क्या फर्क पड़ा? सर मुझे जहाँ तक याद है शायद ये बिहार या बंगाल के अंदर ही है। और इसके बाद ही, उससे पहले अंग्रेज केवल एक व्यापारी के तौर पे थे। इस लड़ाई के बाद में वो प्रशासक की भूमिका में भी आ गए थे सर। अच्छा। और उन्होंने प्रशासन को कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था उस। अच्छा, एक और बात है, ये जो अंग्रेज है ना, ये भारत को देके तो कम गए, लेकिन यहां से धन संपदा लेके चले गए। जी सर। और उसने हमको गरीब बना दिया। ये क्या मेरा उचित है कहना? जी सर। उचित है? हाँ सर। बताइए कैसे? सर उन्होंने वो बिजनेस के मकसद से आए थे। यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल था वो अपने देश में एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से जो बना बनाया मटेरियल था
वो यहाँ इंपोर्ट करते थे। और उनका यहाँ जो डेवलपमेंट का जो टारगेट था वो यही था कि देश के कोने कोने से जो भी रॉ मटेरियल उनको मिल सके उनके बिजनेस के लिए, वो ले लो और यहाँ वहाँ जाके उसको बनाओ, तैयार करो और फिर वापस यहाँ इंपोर्ट कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे वापस यहाँ डंप कर दिया जाए। आपकी हॉबी है कबड्डी खेलना? जी सर। ओ, तो क्या करते हैं, राइडर हो डिफेंडर हो? सर ऑलराउंडर। अच्छा, मौके पे राइडर बन जाते हो और मौके पे डिफेंडर? जी सर। कौन सी पोजीशन आपको ज्यादा अच्छी लगती है? सर कॉर्नर। कॉर्नर? डिफेंडर में कॉर्नर। क्यों कॉर्नर, क्यों? सर कॉर्नर पे एंकल होल्ड जो सिचुएशन होती है डिफेंड करने की, पकड़ने की, वो मैं अच्छे से कर पाता हूँ। ये आपकी अपनी पहचान है? आपके टीम मेंबर भी कहते हैं नहीं नहीं यार तू कोने में खड़ा हो? सर बिल्कुल, टीम मेंबर भी यही कहते हैं, क्योंकि सर इसके अलावा जो डिपेंड करने की और टेक्निक्स होती है उसमें थोड़ा पावर ज्यादा लगता है, हष्ट शरीर चाहिए, जैसे ब्लॉक करने के लिए, डेस करने के लिए। अच्छा, तो उसके लिए मुझे फिजिकली वो केवल एंकल होल्ड के लिए मानते हैं, तो फिर कॉर्नर पे तैनात करते अब एंकल होल्ड तो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। किसी ने अपनी आपको जो दिया एंकल पकड़ने का नहीं होता दिया, अब छूट भी जाता है? छूट भी जाता है सर, चोटिल भी हो सकते हैं उसमें। चोटिल तो ये क्या दूसरे जो डिफेंडर खड़े होते हैं ये लोग पकड़ नहीं लेते क्या, या भाग जाता है वो? सपोर्ट करते हैं ना सर। ये जब हम एंकल होल्ड की ट्राई करते हैं तो कोई दूसरा डिफेंडर जो होता है वो डेस भी कर सकता है, उनको ब्लॉक करने के लिए भी आ जाते हैं। तो अगर पाले से बाहर निकल जाओ, आप तो कोने पे खड़े हो, पाले से बाहर भी निकल गए होंगे कई बार? हाँ निकल जाते हैं सर। फिर आपको बाहर कर देते होंगे ना? नहीं, संघर्ष के टाइम अगर लॉबी में चले जाते हैं ना तब नहीं होता, और अगर बिना स्ट्रगल किए अगर लॉबी में चले जाते हैं तो फिर आउट हो जाता है। आउट हो जाता है। चलिए सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। जी सर। अब की बार पुलिस वालों ने होली नहीं खेली है वो, जी सर। क्या क्या समस्या है जिनका समाधान चाहते हैं? सर उनकी जो मुख्य मांग थी वो थी सर डीपीसी से प्रमोशन होना चाहिए। अभी जो प्रमोशन हो रहे हैं वो रिटर्न एग्जाम फिर फिजिकल उसकी वजह से हो रहे हैं। बाकी उनकी मांग है कि आरपीएस और उससे अबव जो प्रमोशन होते हैं वो डीपीसी से होते हैं, तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमोशन ही उसी हिसाब से होने चाहिए। दूसरी उनकी मांग है सर जो वेतन विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। और तीसरा है सर कि अभी भी कुछ ऐसे भत्ते मिल रहे हैं जो आज के टाइम रिलेवेंट नहीं है, जैसे सर साइकिल भत्ता नाम से भत्ता अभी भी दिया जा रहा है, जबकि आज के टाइम सर साइकिल का यूज नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे भत्तों को हटा के जो आज के टाइम रिलेवेंट है उनको थोड़ा बढ़ाया जाए सर, ये मांग थी। पुलिस डिपार्टमेंट के सामने अभी साइबर जो क्राइम है जी सर। वो काफी बड़ा चैलेंज है। जी सर। तो इस पे है वो नियंत्रण करने के लिए कौन से है वो साइंटिफिक है वो तरीके है वो पुलिस अपना रही है? सर साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो मेन किया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एक तो जागरूकता कार्यक्रम है सर। इसके अलावा हर जिला स्तर पे साइबर थाने भी खोले गए हैं इसके लिए, और अलग अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जैसे भिवाड़ी क्षेत्र जो पहले फेमस था कि वो दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है इंडिया का, तो वहाँ सर जो अभियान चलाए गए हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा सर नेशनल लेवल पे जो सिम है उनकी संख्या भी फिक्स कर दी कि एक आधार नंबर पे इतनी भी सिम ली जा सकती है। और इसके अलावा सर कुछ जैसे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, डिजिटल अरेस्ट की भी समस्या भी काफी सामने आई थी, इसके लिए क्या किया जा रहा है? सर डिजिटल अरेस्ट का मुझे जहाँ तक लगता है सर ये केवल एक जागरूकता से इससे बचा जा सकता है सर, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी आपने जिस परीक्षा को पास करके अभी ऐसा ही हैं आप, जी सर, वो बड़ी चर्चा में है। जी सर। क्या कारण है कि SI की परीक्षा में ही है वो इतने बड़े लेवल पे है वो इस तरह की घटना है वो सामने आई? जी सर। सर ये एक फील्ड पोस्ट है और लोग इससे, ऐसी पोस्ट है जिससे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं और लोगों की नज़रों में रहती है ये पोस्ट, और इसमें इतने लेवल पे सर फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर लोगों के नज़रों में, मीडिया की नज़रों में ये आ गई, तो इस वजह से सर चर्चा में रहती है। तो इस फर्जीवाड़े को है वो कैसे रोकें हम, ये सबसे बड़ी चैलेंज है वो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट पिछले 3-4 साल से है वो इसी रूप में है वो डिफेम रही है जी सर, न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि यहाँ नकल और जो डमी कैंडिडेट जो पेपर आउट, इस तरह की घटनाएं हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुई। क्या बात है कि UPSC का तो कोई पेपर आउट नहीं होता, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठता, जबकि RPSC में इस तरह की घटनाएं हैं वो एक तरह से आम हो रही थी। क्या कैसे मानते हैं इस समस्या को आप? जो सर इसके लिए पेपर, अभी जो हमारी ये सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी है इसमें सर 2 तरह की जो मेन समस्या आई थी कि एक तो डमी कैंडिडेट बैठे थे, दूसरा सर पेपर लीक का आया था। तो डमी कैंडिडेट जब हर वैकेंसी में इतने हाईलाइट हो गए तो सर अभी एक प्रयोग किया है कुछ एग्जाम में, ये आधार वेरिफिकेशन वाला, ये ऑन टाइम एग्जाम में जब एंट्री देवे एग्जाम सेंटर में
उसी टाइम आधार वेरिफिकेशन किया जाए उनका, ताकि क्या क्या कारण है कि एक क्षेत्र विशेष के ही लोग हैं वो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पाए गए हैं? सर हो सकता है वो क्षेत्र विशेष का कुछ इतिहास ही ऐसा रहा हो कि उनके मतलब उनकी अप्रोच रही हो। नकल विरोधी अधिनियम भी है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सर, लाए गए। 2022 क्या में क्या है उसमें, जो क्या प्रोविजंस किए गए हैं? सर उसमें प्रोविजंस है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसी कार्य में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको सार्वजनिक परीक्षा से बैन किया जा सकता है, और संगठित रूप से कोई क्राइम करता है तो उस पर 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर एजेंसी का भी कोई मेंबर उसमें इन्वॉल्व है तो पूरी परीक्षा प्रणाली पे जो भी खर्चा हुआ है वो उनसे वसूला जा सकता है, और इस कमाई से जो भी अवैध संपत्ति उन्होंने अर्जित की है उसको भी सर कुर्क किया जा सकता है। वर्तमान गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम इस प्रॉब्लम के लिए एसआईटी का गठन करेंगे, है वो? जी सर। एसआईटी का गठन करने से है वो, इस एसआईटी का गठन का क्या प्रोसीजर होता है? ये एसआईटी है वो किस रूप में काम करती है? वो पर्टिकुलर जिस समस्या के लिए इनको गठित किया जाता है सर उसी फील्ड में वो काम करते हैं, और उनको पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसे अभी एसओजी को करवाए गए इस वैकेंसी के लिए, अदर वैकेंसी में जांच के लिए उनको पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। राजस्थान पुलिस के सामने और अब क्या चुनौतियां हैं? एक संगठित अपराध को लेकर भी बड़ी चुनौती है। जी सर। ये संगठित और असंगठित अपराध हैं वो होते क्या हैं ये? सर संगठित अपराध होते हैं जब एक या अधिक लोग ग्रुप बनाकर कोई हीनियस क्राइम करते हैं या छोटा क्राइम भी करते हैं और लंबे टाइम से वो क्राइम कर रहे होते हैं तो उसको संगठित अपराध बोलते हैं सर। इसके लिए सर अभी जो नए कानून लाए गए हैं उनमें अलग से इनके लिए प्रोविजन किए गए हैं सर। और असंगठित जो अपराध हैं वो कौन से? असंगठित सर इंडिविजुअल करते हैं और कोई किसी संगठन के साथ इन्वॉल्व होकर नहीं किए जाते हैं सर। एक राजस्थान में अवैध खनन को लेकर भी है वो, खनन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में है वो काफी जी सर टकराव सी रहती है। जी सर। अवैध खनन को पकड़ने में पुलिस के भी जो कांस्टेबल वगैरह जो होते हैं वो कई जगह उन पे ये खनन माफियाओं ने है वो ट्रैक्टर की ट्रॉलियां भी चला दी। इस अपराध को रोकने के लिए हमें और क्या किया जाना चाहिए? जिस भी क्षेत्र में ऐसा हो सबसे पहले उसकी मैपिंग होनी चाहिए सर। जो भी खनन संभावित क्षेत्र होता है उसको अलग अलग जोन में डिवाइड करना चाहिए, हाई रिस्क जोन या लो रिस्क जोन, और जहाँ संभावना सर पहले से ही कहीं लीज मिली हुई है या वैध रूप से जहाँ खनन दिया हुआ होता है सर उसका सीमा चिन्ह नहीं हो पाता कई बार कि कितने क्षेत्र में लीज दी हुई है कितने में नहीं दी हुई है, तो उसके आसपास भी अवैध खनन हो रहा होता है, तो ये सीमा चिन्ह भी निर्धारित करनी चाहिए। इसके अलावा सर ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है, सारे डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर, और ये एक साथ सर कार्रवाई करे तो सर मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली और एसपी प्रणाली, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में कुछ मजिस्ट्रेट पावर कमिश्नर सर को दी जाती है जिससे जनता को भी सहूलियत हो जाती है और उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी आसान होता है। ये जनरली सर महानगर जो क्षेत्र होता है उनमें ये सिस्टम अप्लाई किया जाता है, जैसे राजस्थान में जोधपुर और जयपुर में है सर। आपने लिखा है कि आप एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं। जी सर। कैसे टाइम निकालते हैं आप? तो अब ये सर मैंने सब्जेक्ट के पद पे हैं, अभी सीखा है सर। अभी हमारे माननीय हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ वैकेंसी पे, तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं सीख रहा हूँ सर एनिमेशन वीडियो बनाना। तो क्या ये किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है ये? सर ये जो स्थिर ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें उनकी जगह बदल बदल के इनमें मूवमेंट शो किया जाता है सर, जिससे ऐसा लगता है कि वो पहले से मूवमेंट में हो जबकि वास्तविक स्थिति में वो स्थिर थे। उनकी गति बढ़ा के दर्शाते हैं सर उसमें। डिजिटल युग से पहले कैसे बनती थी एनिमेशन फिल्में? सर वो हैंडमेड होता था सारा का सारा। कैसे करते थे? सर वो एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एंगल से सर तस्वीरें बनाते थे और फिर उनको फ्लैप जैसे कोई कार्डबोर्ड हो उनको एक साथ चलाना होता है, वैसे था। एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एंगल से लेंगे तो कैसे एनिमेशन बनेगा उससे? ये फिर उनको तेज गति से चलाना पड़ता था सर। तेज गति चलाएं। चलिए जाने दीजिए उसको, है ना। ये का जिक्र हुआ था कल, आज और कल। जी सर। किसी खास है ना, ये है क्या पहले तो ये बताएं। सर ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो अभी आज क्यों चर्चा में है? सर ये आतंकवादी वो मोहम्मद तौहीर राणा जो है उनको पाकिस्तान अमेरिका से प्रत्यर्पित करके यहाँ भारत में लाया गया है। एक और है, वो क्यों नहीं आया इनके साथ ही? एक और थे, क्या नाम है उनका? डेविड हेडली सर। डेविड हेडली कोलमैन। हाँ सर। उनका और भी कोई नाम है? सर उनका मूल नाम तो कुछ इस्लामिक नाम है सर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं सर। तो उनका प्रत्यार्पण क्यों नहीं हुआ और इनका हो गया?
सर मुझे डिटेल से नहीं पता, लेकिन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कुछ कंडीशन दी थी जब अमेरिकन पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, हाँ तब शायद कुछ उन्होंने कंडीशन रखी थी कि मैं उसी कंडीशन, जब मुझे भारत को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा तभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। ओके, तो ये कौन है, तहव्वुर राणा कौन है? सर ये पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक है जिनका मुंबई हमले में नाम सामने आया है। सर प्रोफेशनली क्या है? सर ये पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर थे और उसके बाद इन्होंने कनाडा और अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंसी भी संचालित की थी। तो इनका हम क्यों हम हमारे लिए कि अपराधी क्यों हैं भारत के लिए? सर ये जो 26/11 के मुंबई हमले हुए थे उसमें सर जो डेविड एटली मास्टरमाइंड था, उसने यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस जो खोला था उसके लिए सहायता इन्होंने ही प्रोवाइड करवाई थी और जो रिसोर्स दिए थे इसके लिए तो वो मास्टरमाइंड कौन हुआ? सर जो पूरा प्लान करता है। तो प्लान किसका था? सर लश्कर तैयबा का डेविड था। हेडली का था या तहव्वुर राणा का था? सर डेविड एडली का था। डेविड एडली ने अपना प्लान तहव्वुर राणा से शेयर किया था, फिर उसने उसको इनको रिसोर्सेज। तहव्वुर राणा कितनी बार आए थे इंडिया? सर शायद आई नहीं। और डेविड हेडली? डेविड एडली कई बार आया था सर। तो मास्टरमाइंड कौन हुआ? डेविड एडली सर। चलिए, तो अभी क्या 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 ये किन किन क्षेत्रों में अपराधी मान रही है भारत सरकार इनको? सर मैंने जितना पढ़ा है सर मुंबई अटैक में ही माना जा रहा है। मुंबई अटैक में क्या इनका क्या रोल था? मुंबई अटैक भी आपने कहा कि तो इंडिया आए नहीं, इसका मतलब अटैक तो उन्होंने किया नहीं, तो फिर सर इन्होंने उस रिसोर्स attack में क्या उपलब्ध रोल- करवाए थे है? इनको। रिसोर्स जो डेविड एडली था उसको हम्म। रिसोर्स उपलब्ध करवाए थे। और सर अभी तक सर इतना ही पता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा कि गोवा बाद में आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था गोवा। जी सर। कब आज़ाद हुआ था? सर 1961 में 61 1961 में। और तब यहाँ पे किसका आधिपत्य था? सर पुर्तगाली थे यहाँ पर। पुर्तगाली थे वहाँ पे। कि आजकल बहुत ये टेरिफ वॉर बहुत जी सर। चर्चा में है पिछले, और तो इसके एक संक्षेप में इसको बता सकते हैं पिछले 2-3 महीने में इसमें क्या क्या किस तरह से इसका क्या क्या हुआ? जी सर। सर जब से अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने देश के जो व्यापार को अपने देश के पक्ष में करने के लिए और अन्य देशों को दबाव बनाकर व्यापार समझौते करने के लिए ये टेरिफ का कंसेप्ट लाए हैं। वो जो भी उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उन लगभग सारे देशों पे उन्होंने टेरिफ बढ़ा दिया है, जिसमें भारत भी है, चाइना भी और अन्य पड़ोसी देश भी शामिल है। कंपेरेटिवली दूसरे देशों पे उन्होंने ज़्यादा टेरिफ बढ़ाया इंडिया के। ये उनका क्या कारण, क्या आधार था टेरिफ बढ़ाने का? सर क्यों जी बढ़ा दिया? उनका ये था कि भारत से जब वो इंपोर्ट करते हैं, भारत कोई चीज़ें वो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया उन पे ज़्यादा टेरिफ लेता है और हम उन पे कम टेरिफ ले रहे हैं। तो वो सेम चीज़ हम इस जो हम लेते हैं उनसे वही वापस करते हैं। तो हम तो एक टैरिफ, फिक्स टैरिफ नहीं है, हम तो अलग अलग टैरिफ रेट्स हैं हमारी। हाँ सर। तो फिर कैसे तय होती है ये? सॉरी सर मुझे इसका concept चलिए, कोई बात नहीं। आज कुछ अभी चाइना को लेके बड़ा, चाइना के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप सर। और चाइना का कुछ इशू था टैरिफ को लेके। जी सर। पिछले 3-4 दिन में काफ़ी जी चीज आया, उसमें क्या हुआ है? सर अमेरिका ने चाइना पर टेरिफ लगाया था तो चाइना ने भी उतना ही टेरिफ वापस लगा दिया था, तो इन दोनों के बीच सर अब टेरिफ और शुरू हो गया है। इस समय क्या स्थिति है? सर अभी भी वापस बढ़ गया है, 145% लगा दिया है अमेरिका ने शायद। आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ, अब जा सकते। थैंक यू सर।